बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू प्रूफ्स में किस तरह हम प्रूफ्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ प्रूफ। क्या आपके पास कितनी टाइप्स के प्रूफ्स हैं? तो मेथड्स ऑफ प्रूफ में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ प्रूफ्स होते हैं। एक डायरेक्ट टाइप और दूसरी हमारे पास होती है इनडायरेक्ट प्रूफ की टाइप। तो डायरेक्ट प्रूफ तो हमारे पास सिंपल इंप्लीकेशन से सॉल्व हो जाते हैं, यानी कि P implies Q। डायरेक्ट मेथड को प्रूफ्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट प्रूफ में हमारे पास मजीद दो टाइप्स हैं, जो कि क्या है, प्रूफ्स बाय कॉन्ट्रापोजिशन एंड प्रूफ्स बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन को का फार्मूला क्या होता है सॉल्व करने का? P implies Q लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन Q implies निगेशन T। और कॉन्ट्राडिक्शन किस तरह सॉल्व करते हैं? P implies Q is logically equivalent to P and negation Q implies C। ठीक है, यानी फॉर्मूला आपके पास बेसिकली क्या है, ये है P एंड निगेशन Q, और वो किसकी तरफ होना चाहिए, यानी कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए जब आंसर आए, इसीलिए इसका नाम कॉन्ट्राडिक्शन है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट प्रूफ से। द implication P implies Q can be proved by showing that if P is true, the Q must also be true। P implication के रूल में हमें पता होता है कि जब Q ट्रू हो तो P क्या होता है, ट्रू होता है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि showing that if P is true, कि अगर P ट्रू है तो Q must also be true। तो Q को लाजमी है कि वो ट्रू ही होगा। This shows that the combination P true and Q false never occur। उन्होंने कहा इस तरह का हम कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं देख रहे जिसमें P ट्रू हो और Q क्या होगा, फॉल्स होगा। Q हमेशा यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। A proof of this kind is called a direct proof। तो इस किस्म के प्रूफ को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रूफ कहते हैं। अच्छा जी, कुछ चीजें जो हमें इस प्रूफ को सॉल्व करने के लिए चाहिए, जिनका जानना हमें जरूरी है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंटीजर्स की बात करनी है, ऑड इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स। तो उनको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? एन इंटीजर n इज इवन इफ एंड ओनली n इज इक्वल टू 2 के। अगर आपको कहा जाए कि आपने कोई इवन इंटीजर लेना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, n इज इक्वल टू 2 के। अगर आपके की जगह कोई भी 1 2 3 4 5 6 वैल्यू पुट करना शुरू है तो आपके पास हमेशा क्या आएगा, एक इवन इंटीजर आएगा। पुट करके देख लो कि 1 पुट किया तो क्या आया, 2 आया। के की जगह 2 पुट किया तो क्या आया, 4 आया। 3 पुट किया तो 6 आया। इसी तरह फॉर ऑड इंटीजर्स हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n इज इक्वल टू 2k+1। वो जो हमारे पास इवन नंबर आया था, जब हम उसके अंदर 1 प्लस करते जाएंगे तो आपके पास क्या बनता जाएगा, ऑड इंटीजर बनता जाएगा। तो ये दो बेसिक चीजों का जानना जरूरी है कि किस तरह हम इवन और ऑड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहली एग्जाम्पल से। प्रूफ दैट द सम ऑफ टू ऑड इंटीजर इज इवन। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, आपने हमेशा स्टेटमेंट को 2 से 3 बार पढ़ना है और समझना है कि सवाल कह क्या रहा है और हमें करना क्या है। तो क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट, प्रूफ करें सम ऑफ टू ऑड इंटीजर्स इज इवन, कि अगर दो ऑड इंटीजर्स का सम किया जाए तो वो क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, फिर से कि क्या करें, अगर दो इंटीजर्स को सम करें तो क्या होना चाहिए, इज इवन। आंसर आपके पास क्या आ रहा है कि इज इवन। मैथमेटिकली करके भी देख लें आप। ऑड इंटीजर्स ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 8 आया, जो कि क्या है, इवन है। लेकिन हमने इसको मैथमेटिकली वैसे फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है, लेकिन हमने इसको सॉल्व करना है। सीखा टू ऑड इंटीजर्स, तो टू ऑड इंटीजर्स की अभी हमने रिप्रेजेंटेशन देखी थी। हमने सपोज किया लेट m एंड n बी टू ऑड इंटीजर्स। तो यहाँ पे चूंकि ऑड इंटीजर्स हैं तो m को हमने क्या लिख दिया, इज इक्वल टू 2k+1, और n को क्या लिख दिया, 2l+1। तो हमने यही रिप्रेजेंटेशन देखी थी कि 2k+1 किसी को भी करें तो हमारे पास हमेशा क्या आएगा, ऑड इंटीजर। अब चूंकि टू डिफरेंट है तो हमने दोनों के आपके वैल्यूज भी डिफरेंट लिए हैं, यानी के और एल, अल्फाबेट्स चेंज कर दिए, एक जैसे नहीं लिए। अब हमने इनका क्या करना है, सम करना है। तो m+n किया
तो m प्लस n करने के बाद क्या आया 2k प्लस 1 प्लस 2l प्लस 1, खोल दिया तो क्या आ जाएगा 2k प्लस 2l प्लस 2। अब हमने इसमें से क्या करना है 2 को कॉमन ले लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि अभी हमने जब ऑर्डर इवन इंटीजर्स की रिप्रेजेंटेशन देखी थी तो उसमें हमने देखा था 2k इवन के लिए और 2k प्लस 1 ऑड के लिए। तो 2 से हमें 2 हमें चाहिए हर हाल में, आगे से हमें, ताकि पता चल सके कि जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो इवन के लिए बन रहा है या ऑड के लिए बन रहा है। तो अब यहाँ पे जब हमने 2 को इवन लिया तो हमारे पास क्या आ गया k प्लस एल प्लस 1। अब हमने कहा कि ये जो k प्लस एल प्लस 1 है इसको हमने कह दिया कि ये एक और लेटर के साथ हमने इसे डिनोट कर दिया विच इज r। r इज इक्वल टू k प्लस एल प्लस 1 बिलोंग्स टू सम अदर इंटीजर। ठीक है, ये कोई भी चीज है ये इंटीजर से बिलोंग कर रही है। तो इस पूरी टर्म की जगह हमने क्या लिख दिया r रख दिया। अब इसको अगर गौर से देखो तो ये किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है इवन नंबर की, इवन इंटीजर्स की। तो हमने कह दिया हेंस m प्लस n इज इवन। अब वापस जाते हैं, क्वेश्चन में भी तो यही कहा था कि दो ऑड इंटीजर्स को अगर हम ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए इवन आना चाहिए। तो जब हमने दो ऑड इंटीजर्स को ऐड किया तो आंसर क्या आया इवन आया। यही चीज हमने डायरेक्ट मेथड में प्रूफ करनी होती है। अदर एग्जाम्पल देखते हैं। प्रूफ दैट इफ n is any even integer then -1 raised to power n is equals to 1। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि n is any even integer, ये क्या है इवन इंटीजर है तो ये क्या होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए। सपोज n is an even integer then n is equals to क्या होगा 2k होगा, और सम इंटीजर के हमने जहाँ n था वहां पे क्या लिख दिया 2k लिख दिया, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 2k है। क्यों है? क्योंकि वो इवन इंटीजर है। -1 रेस टू पावर 2k हो गया, 2 को स्क्वायर बना लिया, k को बाहर लिख दिया, एक ही बात है। -1 का स्क्वायर 1, 1 की पावर k इज इक्वल टू 1। तो हमने ये कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट, प्रूफ दैट द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन इंटीजर एंड एन ऑड इंटीजर इज इवन। क्या कह रहा है? प्रोडक्ट करें किसका, एक इवन इंटीजर और एक ऑड इंटीजर का। तो वो प्रोडक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए इवन आना चाहिए, यानी आंसर आपका क्या आना चाहिए इवन आना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं काम करना। एक आपने क्या लिया ऑड इंटीजर और एक आपने क्या लिया इवन इंटीजर, और उन दोनों का क्या करना है प्रोडक्ट करना है। हमने लिया एक इवन इंटीजर 2k, m इज इक्वल टू 2k, एंड ऑड इंटीजर लिया n इज इक्वल टू 2l प्लस 1। ठीक है, अब हमने n का क्या करना है और n का प्रोडक्ट लेना है, तो ले लिया 2k इंटू 2l प्लस 1। अब हमने मल्टीप्लीकेशन इसलिए नहीं की क्योंकि हमें मल्टीप्लीकेशन वाली फॉर्म नहीं चाहिए, बल्कि हमने क्या बनाना है इसको इवन या ऑड देखना है, तो वो हम सिंपल देख सकते हैं। तो हमने क्या किया 2k इंटू 2l प्लस 1 ऐसे ही है, इस पूरे k इंटू 2l प्लस 1 को क्या कर दिया डिनोट कर दिया सम अदर लेटर r के साथ, और कह दिया कि ये भी क्या है एक इंटीजर है जो कि इंटीजर से बिलोंग करता है। तो इसकी जगह हमने r लिख दिया, इस पूरी स्टेटमेंट की जगह k इंटू 2l प्लस 1, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह r आ गया। तो अब ये देखें ये किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है इवन इंटीजर्स की। हमने कह दिया हैंस m डॉट n इज इवन, और यही आप क्वेश्चन में कहा था कि दोनों का प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या आना चाहिए इवन आना चाहिए। Next example is proof that the square of an even integer is even। अगेन क्या करें स्केयर करें किसका किसी इवन इंटीजर का, तो वो क्या आना चाहिए इवन आना चाहिए, यानी आंसर क्या आना चाहिए इवन आना चाहिए। हमने क्या लेना है एक इवन इंटीजर लेना है और उसका क्या ले लेना है स्केयर ले लेना है, यही हमारी स्टेटमेंट कह रही है। हमने एक इवन इंटीजर ले लिया विच इज n, और n को इवन इंटीजर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं बाय 2k कर दिया। अब हमने इस पूरे का क्या ले लेना है स्केयर ले लेना है, क्या आ जाएगा n स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू के स्केयर, क्या बन गया 4k स्केयर। मैंने क्या कहा था हमें 2 की फॉर्म में चाहिए होता है, तो हमने इसे स्प्लिट कर लिया 2 इंटू 2k स्केयर। 2k स्केयर को हमने कहा वेयर p इज इक्वल टू 2k स्केयर बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो अब ये 2p किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है इवन इंटीजर्स की, ये तो वो क्वेश्चन स्टेटमेंट में कह रहा था। तो हैंस n स्केयर इज इवन। Next example is proof that if n is an odd integer then n cube plus n is even। अगेन क्या कह रहा है n क्या है एक ऑड इंटीजर है,
तो आपने इसको क्या प्रूफ करना है, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, तो वो कह रहा है कि ये क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ऑड इंटीजर लेना है। तो हमने एक ऑड इंटीजर ले लिया, विच इज n इज इक्वल टू 2k+1 फॉर सम k बिलोंग्स टू c। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, n³ + n। तो हम इसको बजाय के क्यूब को ओपन करें, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ताकि हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो n कॉमन ले लिया, तो क्या पीछे रह गया, n² + 1। एवरीबॉडी नोज के एन स्क्वायर किस तरह ओपन करते हैं, तो 2k+1 एन की जगह क्या लिख देंगे सबसे पहले, क्योंकि ऑड इंटीजर है। तो हमने अब उसको रिप्लेस कर दिया, एन को 2k+1, फिर एन स्क्वायर आ जाएगा, एन स्क्वायर एन है तो क्या आएगा, 2k+1 का होल स्क्वायर +1। हमने स्क्वायर को खोला, क्या आ गया, 4k² + 4k+1, और ये आपके पास एक्सप्रेशन का 1 1। अब हमने क्या करना है, इसको जमा किया, 1 + 1 तो क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ से देखो हमारे पास 2 कॉमन निकल सकता है। After adding 1 + 1, we got 2. Now we can take common 2 from this expression. तो आपके पास ये आ गया, क्यों ये ऐसे किया हमने, क्योंकि हमें 2 चाहिए था। तो फर्स्ट पार्ट में से 2 हम नहीं ले सकते थे, तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया 2। तो अब 2 के बाद जितना भी पार्ट है, इसको हमने कहा इट इज सम अदर इंटीजर विच इज r। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम यहाँ पे इसको देखें, तो यहाँ इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह आपने क्या लिख देना है, आर। तो ये क्या हो जाएगा, 2.r। वो क्या है, एक इवन इंटीजर है। और यही हमारे पास क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आपके पास आंसर क्या होना चाहिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इवन होना चाहिए। यहाँ पे देखो, n³ + n इज इवन, और हमारे पास आंसर भी क्या आया है, इवन। क्योंकि इस पूरे 2k+1 इंटू 2k² + 2k r+r को हमने कहा इस सम अदर नंबर r। इसको हमने आगे एक स्टेप और आना है, यहाँ पे 2.r आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इवन इंटीजर। तो इस तरह हम किसी भी क्वेश्चन को बाय यूजिंग डायरेक्ट प्रूफ सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है, प्रूफ दैट इफ द सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज इवन देन सो इज देयर डिफरेंस। फिर से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ द सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज इवन। वो कह रहा है कोई भी दो इंटीजर्स हैं, उनका सम करें तो वो क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, देन सो इज देयर डिफरेंस, तो क्या उनका डिफरेंस भी होता है, तो ये हमें देखना है। तो हमने सपोज किया m एंड n r क्या है, इंटीजर्स हैं, और दोनों क्या है, अगर दो को सम करें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, इवन। हमने कहा m + n इज इवन, तो वो कह रहा है सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज इवन, सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज इवन, सो m + n इज इक्वल टू 2k। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, यहाँ से m की वैल्यू निकाल ली, या हम राइट हैंड साइड ले गए, तो क्या हो गया, 2k - n। अब m - n हमें फाइंड करना है। तो m - n में हमने अभी पीछे m की वैल्यू निकाली है, जो कि क्या है, 2k - n। इस m की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो हमने जब m की वैल्यू पुट कर दी, ये आपके पास ये वाला फॉर्मूले का ही, यानी -n एक्सप्रेशन का है, तो ये क्या आ जाएगा, 2k - 2n। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, k - n को हमने कहा कि ये k - n को हम डिनोट करते हैं सम अदर इंटीजर r के साथ, तो ये क्या बन गया, 2r। अगेन ये किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है, इवन इंटीजर की। हमने प्रूफ कर दिया कि हैंस m - n इज इवन, कि अगर दो नंबर का सम इवन है तो उनका डिफरेंस भी क्या है, इवन है। नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रूफ दैट द सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज रैशनल। अच्छा जी, क्या कह रहा है कि दो रैशनल नंबर का अगर सम करें तो आंसर क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर आना चाहिए। सपोज करते हैं, अच्छा रैशनल नंबर क्या हो, जो p/q की फॉर्म में हो। ठीक है, सपोज r एंड s आर रैशनल नंबर, देन बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल r इज इक्वल टू, चूंकि ओवर की रिप्रेजेंटेशन होती है तो हमने उसे लिख दिया कि r इज इक्वल टू a/b एंड s इज इक्वल टू c/d for some integers a, b, c and d with b not equals to 0 and d not equals to 0 because क्योंकि ये अनडिफाइंड ना हो जाए। अब हमने क्या करना है, सम करना है। वो ये कहना है ना, टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर हमने डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सम करेंगे, r + s किया तो क्या हो जाएगा, a/b + c/d। एलसीएम ले लिया बी डी के साथ, तो क्या आ गया, ad + b और c। तो यहाँ इसको आगे यहाँ तक भी ये आंसर हो सकता है, और अगर मजीद सिंप्लीफाई करना है तो उसने क्या किया,
ए डी प्लस बी सी को डिनोट कर दिया सम अदर इंटीजर पी के साथ, और बी डी को कर दिया क्यू के साथ, तो और सिंप्लीफाई करके लिख दिया पी ओवर क्यू। हैंस आर प्लस एस इज रैशनल। वो यही कह रहा था क्वेश्चन स्टेटमेंट में कि अगर दो रैशनल नंबर्स को सम करें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, रैशनल आना चाहिए। तो जब हमने दो को सम किया, आर प्लस एस का सम किया, तो देखो फिर अगेन आंसर हमारे पास किस में आ रहा है, बाई की फॉर्म में, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। तो हमारे पास आंसर दो को सम करने के बाद भी क्या आया, रैशनल आया। यही हमें प्रूफ करना था। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, गिव एनी टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स r and s with r is less than s, prove that there is a rational number x such that x is less than s but greater than r। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास दोबारा से देखो, वो कह रहा है टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स, कौन से, r और s, ठीक है, जिसमें क्या है, r s क्या है, ग्रेटर है r से। अच्छा जी, गिवन टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर आर एंड एस सच दैट, ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है। अब वो क्या कह रहा है, एडिंग आर टू बोथ साइड ऑफ वन। हमने यहाँ पे क्या किया, आर को ऐड कर लिया दोनों साइड्स पे, तो क्या आ गया, आर प्लस आर एंड आर प्लस एस, जमा किया, टू आर इज लेस देन आर प्लस एस, आर की वैल्यू निकाल ली, तो क्या आ गया, आर इज लेस देन आर प्लस एस ओवर टू। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने क्या किया था, अभी की थी एडिंग आर, अब हम क्या करने लगे, एडिंग एस टू बोथ साइड ऑफ वन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आफ्टर एडिंग आर प्लस एस इज लेस देन एस प्लस एस, तो क्या आ जाएगा, 2s, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस इज ग्रेटर देन आर प्लस एस बाय 2। अच्छा जी, कंबाइनिंग 2 एंड 3, 2 और 3, पहले में हमने आर ऐड किया था, दूसरे में हमने एस ऐड किया था, अब इनको हम कंबाइन करने लगे, तो ये एक्सप्रेशन था। कह रहे द सिंस द सम ऑफ टू रैशनल इज रैशनल, फिर हमारे पास क्या बना, रैशनल ही बना। therefore r plus s is rational, also the quotient of a rational by a non-zero rational is rational। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीरो तो नहीं है, क्योंकि ये अनडिफाइंड नहीं है, तो वो भी क्या कह रहा है कि ये रैशनल ही है। Therefore, r plus s by 2 is rational by 4. It lies between r and s. Hence, we found a rational number x. अब ये जो x था, देखो क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमारे पास ये x दिया हुआ था, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि क्या है, r प्लस एस बाय 2। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। अच्छा जी, अगली एग्जांपल देखते हैं। वो कह रहा है प्रूफ दैट फॉर ऑल इंटीजर्स a b एंड c, इफ a ओवर b एंड b ओवर c, देन a ओवर c। वो कह रहा है प्रूफ करें कि आपके पास इंटीजर ए बी एंड सी है, अगर ए ओवर बी है और बी ओवर सी है, तो आंसर क्या आना चाहिए, ए ओवर सी आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। वो कह रहा है सपोज ए ओवर बी है और बी ओवर सी है, वेयर ए बी सी सारे क्या है, इंटीजर से बिलोंग करते हैं, देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। अच्छा, जब हमने बेसिक देखे थे रूल्स, तो वहां पे आपके पास रूल्स काफी सारे थे, हमने सिर्फ दो देखे थे, ऑड और इवन के लिए रिप्रेजेंटेशन। अब वहां पे हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी का भी देख, ये देखो सेकंड स्लाइड में आपके पास डिविजिबिलिटी का है। वो कह रहा है इफ एन एंड डी आर इंटीजर्स एंड डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन डी डिवाइड्स एन। डी क्या कर रहा है, एन को डिवाइड कर रहा है, तो एन, डी डिवाइडेड बाय एन इफ एंड ओनली इफ। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एन इज इक्वल टू डी डॉट के फॉर सम इंटीजर के क्या है, कोई अदर इंटीजर है, यानी क्या कह रहा है, d डिवाइड्स बाय n को हम कैसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू d डॉट k। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को अब हम यहाँ पे यूज करने लगे हैं इस एग्जाम्पल में, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, देन डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, मैंने फिर से ये वाला रूल यहाँ यहाँ पे लिख दिया, ये आपको दिखा रही हूँ कि वहां से मैंने लिया कि and then d are integers, d is not equal to 0, then d divides n, return d over n if and only if n is equals to d dot k for some integer k। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे d over n की फॉर्म दी हुई थी, हमारे पास क्या है, a over b और b over c। तो a over b को हमने किस तरह लिख लिया, b is equals to a dot r, r is some other integers, ठीक है, and c is equals to b dot s, ठीक है, for some integers r and s। तो आपके पास r और s क्या है, कोई भी अदर इंटीजर्स, वहां पे हमने के ले लिया, चूंकि एक था, यहाँ पे हमें दो चाहिए, तो हमने आर और एस ले लिया। अच्छा, अब हमने इसमें क्या करना है, देखो क्या आ गई हमारे पास, बी भी आ गया हमारे पास, सी भी आ गया। हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू मौजूद है और यहाँ पे बी है। अब बी की वैल्यू इधर पुट क्यों की, इधर ए में क्यों नहीं की, इसलिए कि हमें आंसर में क्या चाहिए, ए ओवर सी, ये सी चाहिए।
तो बी की वैल्यू क्या है, ए है, तो हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे जो कि क्या है, ए डॉट आर। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी की जगह, ए डॉट आर इंटू एस। तो हमने यहाँ पे ये देखो सी में जब बी की वैल्यू पुट की तो ए डॉट आर डॉट एस, वैल्यू बी की सब्स्टिट्यूट की। अब यहाँ पे हमने एसोसिएटिव लॉ लगाया, लगा सकते हैं, तो ए इंटू आर डॉट एस कर दिया। अब इस आर डॉट एस को हमने कहा कि दिस होल एक्सप्रेशन क्या है, सम अदर इंटीजर किससे है, के से है, बिलोंग कर रहा है, तो हमने ए डॉट के लिख दिया। अब ये आपके पास डिविजिबिलिटी, ये हमने कैसे लिखी थी, ये ए ओवर बी को जिस तरह लिखा था ये वाली फॉर्म है। अब हमने इसको दोबारा कन्वर्ट करना है, किसमें, ओवर की फॉर्म में। तो हम इसको लिख सकते हैं ए ओवर सी बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो आपने पहले ये वाला रूल लिख लेना है, यानी डी डिवाइडेड बाय एन कैसे लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू डी डॉट के। तो उसी तरह हमने ए ओवर बी को लिख लिया, इसी तरह हमने बी ओवर सी को लिख लिया। लाजमी नहीं है कि आप आर और एस लिखें, आप ए बी सी के अलावा कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। हमने वैल्यू पुट की और हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया ए डॉट के। अब के तो हमारे पास सम अदर इंटीजर्स था, हमने अब इसको दोबारा से किस में करना है, ओवर की फॉर्म में। तो हमारे पास जो इसके साथ होती है फॉर्म, यानी इंटीजर के साथ हमने जैसे मल्टीप्लाई किया होता है वो ऊपर आती है, और जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड होती है वो हमारे पास नीचे डिवाइड हो रही होती है। तो अगेन हमने डिविजिबिलिटी रूल को यूज करते हुए ए ओवर सी बना लिया। तो यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि अगर ए ओवर बी है, बी ओवर सी है, तो आंसर क्या आना चाहिए, ए ओवर सी। तो ए ओवर बी और बी ओवर सी को हमने सॉल्व किया और हमारे पास आंसर क्या आ गया, ए ओवर सी। एक और एग्जांपल देखते हैं टेक प्रूफ की ही। प्रूफ दैट फॉर ऑल इंटीजर्स ए बी एंड सी, इफ ए ओवर बी एंड ए ओवर सी, देन ए ओवर बी प्लस सी। Suppose a over b and a over c where abc belongs to integers by definition of divides, जैसे हमने भी पीछे यूज किया था सेम वही हम यूज करने लगे हैं। क्या यूज किया, ए ओवर बी को हमने लिख दिया बी इज इक्वल टू ए डॉट आर, और ए ओवर सी को हमने लिख दिया सी इज इक्वल टू ए डॉट एस बाय यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अब हमें नीचे क्या चाहिए, यहाँ पे देखो बी प्लस सी, हमने इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो बी प्लस सी किया तो क्या आ गया, ए डॉट आर प्लस ए डॉट एस। दोनों में कॉमन क्या है, ए है, हमने ए को कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, आर प्लस एस, क्या बन गया, ए डॉट की। अब इसके ऊपर अगेन हमने डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया, हमने आर प्लस एस को कहा कि सम अदर इंटीजर के है। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर अगेन डिविजिबिलिटी रूल लगाना है ताकि हम इसको ओवर की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, ओवर की फॉर्म में हमने कैसे लिखना है, मैंने क्या कहा था, जिसके साथ आपका सम अदर इंटीजर मल्टीप्लाई होता है वो ऊपर आता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड आती है वो नीचे आती है। हमारे पास आ गया ए ओवर बी प्लस। बच्चों यही देखो कि ये हमने क्या करना था, प्रूफ करना था कि ए ओवर बी हो, ए ओवर सी हो, तो आंसर क्या आना चाहिए, ए ओवर बी प्लस। तो आंसर क्या आ गया, ए ओवर बी प्लस। अच्छा जी, एक और एग्जांपल है हमारे पास, प्रूफ दैट द सम ऑफ एनी थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय थ्री। क्या कह रहा है, प्रूफ करें किस चीज का, सम ऑफ एनी थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ये तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आपने लेने हैं, यानी जैसे 1 2 3 ये कंसेक्यूटिव नंबर है, तो किसी भी तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स को, इंटीजर्स को लेना है, और वो क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाय थ्री होने चाहिए। तो हम तीन इंटीजर्स ले लेते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स विच आर एन, एन प्लस वन एंड एन प्लस टू। इन तीनों को हमने क्या करना है, सम करना है, क्योंकि सम ही करने का कह रहा है। जब हमने सम किया तो हमारे पास क्या आया, 1 एन 2 एन 3 एन, 3 एन प्लस वन प्लस टू क्या आया, थ्री आया। थ्री को हमने कॉमन ले लिया तो क्या है, 3 इंटू एन प्लस वन। एन प्लस वन को हमने कहा सम अदर इंटीजर के विच बिलोंग्स टू इंटीजर्स के, लेट लिख दिया थ्री के। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, कंसेक्टिव इंटीजर्स का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय थ्री होना चाहिए। अब आप इसको डिविजिबल बाय थ्री कर सकते हैं, यस दिस इज डिविजिबल बाय थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, के रह जाएगा, हेंस द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय थ्री। तो यहाँ पे हमारे डायरेक्ट प्रूफ का होता है एंड। काफी सारी एग्जांपल्स मैंने आपको कराई हैं, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो उम्मीद है कि मुझे आपका डायरेक्ट प्रूफ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो अब तक सॉल्व हो जानी चाहिए, ये तमाम की तमाम प्रैक्टिस करने के बाद। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।